हाय एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर शिखा एंड वेलकम टू जैसलन फिजियो हेल्थ केयर। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड का पार्ट 2। जिसको नहीं पता है, हम इस वाली बुक से लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं एंड क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ऑल्सो गाइज, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी चैनल थोड़ा न्यू है लेकिन धीरे धीरे आई एम अपलोडिंग द वीडियोस। ऑल्सो मेरे काफी सब्सक्राइबर का ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे को लेके, तो वो हम डेफिनेटली बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। या तो हम Q&A वीडियो करेंगे या तो हम लाइव आएंगे। सो वी विल सॉल्व इट, उसकी टेंशन मत लो, अभी पढ़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को हमने कहाँ पे एंड किया था? हमने एंड किया था स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट पे, यानी कि हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट पढ़ रहे थे एंड उसमें हमने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे बाहर वाली स्किन होती है, उसके अंदर जाओ तो पेरेन्काइमा होता है, उसके और अंदर जाओ तो स्ट्रोमा होता है। तो आज की वीडियो में हम पेरेन्काइमा को डिस्कस करने वाले हैं। स्किन हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। तो देखो, पेरेन्काइमा का सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि इट इज अ कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड। इट इज अ ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो, डायग्राम देखो, ये हम ब्रेस्ट को, सपोज हमने ब्रेस्ट को इस तरीके से कट कर दिया, अब हम अंदर की साइड पे देख रहे हैं, यानी कि अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है उसके, और ये हम लैटरल साइड से देख रहे हैं, यानी कि साइड व्यू से हम देख रहे हैं। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर और जितना भी ये अंदर का चीजें होती है ना, ये सब हमारी किस में आती है? पेरेन्काइमा में। क्योंकि स्किन तो ऊपर होगी ना, स्किन तो वो है जो हमें दिख रही है, लेकिन उसके अंदर पेरेन्काइमा होगा और उसके और अंदर स्ट्रोमा होगा। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि इट इज अ कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ट्यूब्स बन रही है, पतली पतली ट्यूब्स बन रही है, और अभी हम देखेंगे कि इधर जाकर के यहाँ पे एल्वुलार स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ट्यूब बन रही है और यहाँ पे एल्वुलार स्ट्रक्चर्स भी हैं, इसलिए ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड हो गया, जो कि क्या सिक्रीट कर रहा है? मिल्क। अब स्किन तो नहीं करेगी ना मिल्क सिक्रीट, अंदर से ही होगा। तो यानी कि ये जो ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड बन रहा है, ये किसको सिक्रीट कर रहा है? मिल्क को। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, इसको एज अ फ्लो चार्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अब ये जो ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड बन रहा है पूरे अंदर, इसमें 15 से 20 लोब्स होते हैं। आप देख सकते हो, मैंने ये ब्लू में बनाए हैं, 1, ये 2, ये 3। तो ये क्या हो गए हमारे? ये लोब्स हो गए। तो ऐसे लोब्स जो है वो 15 से 20 रहते हैं। डायग्राम में सारे नहीं बनाए हैं क्योंकि बहुत हौच-पौच हो जाएगा, सिर्फ 3 ही बनाए हैं, लेकिन असलियत में एक ब्रेस्ट में कितने रहते हैं? 15 से 20 लोब्स रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से 15 से 20 जो है वो लोब्स रहते हैं। उन लोब्स के अंदर क्या होते हैं? एल्विलॉय, यानी कि इस तरीके से देयर इज द क्लस्टर ऑफ एल्विलॉय। इस तरीके से पूरा ब्लैकिश में मैंने बता रखा है, इस तरीके से पूरा क्लस्टर होता है किसका? एल्विलॉय का। उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो एल्विलॉय होते हैं ये ड्रेन होते हैं बाय द लेक्टिफेरस डक्ट, यानी कि लेक्टिफेरस डक्ट इन एल्विलॉय को ड्रेन करता है। तो आप देख सकते हो कि ये पतली पतली सी ये जो डक्ट्स बन रही हैं, यही तो आगे जाके इस तरीके से है। तो यानी कि ये जो पतली पतली लेक्टिफेरस डक्ट है, यही ड्रेन कर रही है इस एल्विलॉय को, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कन्वर्ज, अब यही जो लेक्टिफेरस डक्ट होते हैं ये कन्वर्ज कर जाते हैं निप्पल की साइड पे और फिर ओपन होते हैं। तो देखो, ये लेक्टिफेरस डक्ट है, निप्पल तक आते आते यहाँ पे ये फैले हुए हैं, लेकिन निप्पल तक आते आते ये कन्वर्ज हो गए, यानी कि पास में आ गए और फिर ओपन अप हुए। और उसके टर्मिनेशन में जैसे ही ये यहाँ पे आके टर्मिनेट हुए, तो टर्मिनेशन में इन्होंने एक डायलेशन, यानी कि एक फूला हुआ स्ट्रक्चर दिया। ये जो गोले गोले से दिख रहे हैं, इस फूले हुए स्ट्रक्चर का नाम हमने दिया लेक्टिफेरस साइनस। समझ में आया स्ट्रक्चर कैसा है? कि इस तरीके से 15 से 20 लोब्स हैं, हर लोब के अंदर देयर इज अ क्लस्टर ऑफ एल्विलॉय। इन क्लस्टर ऑफ एल्विलॉय को लेक्टिफेरस डक्ट ड्रेन कर रहा है, और ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है ये निप्पल की साइड जाकर के कन्वर्ज होकर के ओपन अप हो जा रहा है, और इसी के टर्मिनेशन की जो जगह है वहीं पे कुछ डायलेशन भी है, जिनको लेक्टिफेरस साइनस बोला गया है, ठीक है।
अब हम थर्ड बात करेंगे अबाउट द स्ट्रोमा, यानी कि और डीप अगर देखें हम तो स्ट्रोमा होगा। तो मेन देखो जो स्किन है वो तो ऑब्वियस है कि भाई स्किन है, यानी कि जो मेन है दैट इज पेरेन्काइमा, बिकॉज वहीं पे हमारा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। जो हमारे ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स हैं वही मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब जो थर्ड आया और डीपर लेवल पे दैट इज अ स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या है? इट इज अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड, यानी कि जो पूरा ब्रेस्ट है, पूरा जो मेमोरी ग्लैंड है उसका एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह जो काम करता है वो है स्ट्रोमा। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्यों हुआ अभी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि स्ट्रोमा आधा तो यानी कि पार्शली वो फाइब्रस होता है और पार्शली वो फैटी होता है, यानी कि जो स्ट्रोमा वाला पोर्शन है वो फाइब्रस होता है आधा, और आधा बल्की यानी कि फैटी होता है। और जो फैटी वाला पार्ट है ना, जाहिर सी बात है कि वो फैट है, तो यानी कि वो मेन बल्क, जो ब्रेस्ट में जो मेन बल्क होता है वो यही वाला पार्ट बनाता है। अब जैसे डायग्राम में आप देखो तो डायग्राम में हमने बोला कि ये जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा ये सब तो पेरेन्काइमा है, तो यानी कि ये जो और ये वाला जो है ये हमें पता है ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है, और ये जो ब्लैक वाला मैंने इस तरीके से बना रखा है ये हमारा पेक्टोरलिस फेशिया है, जो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ा था। तो ये हमारा जो है ये फेशिया है, ये हमारा जो है ये मसल है, तो और ये हमारा पेरेन्काइमा है। तो यानी कि जो ये जो साइड का जितना भी एक्स्ट्रा बचा है ये सब का सब स्ट्रोमा में आता है। स्ट्रोमा में भी मैंने बोला कि फाइब्रस होता है और फैटी होता है। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से मैंने इस तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकाले हैं। तो ये तो हो गया फाइब्रस पार्ट, और बाकी ये जो व्हाइटिश पोर्शन बच गया ये हो गया इसका फैटी पार्ट, जो कि इसका मेन बल्क बनाता है, ठीक है। अब इसको क्यों सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोला है? क्योंकि यही जो फाइब्रस, यही जो ब्लैकिश तार वाली चीजें होती है ना, यही हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर कहलाती हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। बीडी चौरसिया में इसको ग्रीन से बनाया गया है, ठीक है, ग्रीन से बनाया गया है। तो दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। अब ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर क्या करते हैं आप खुद ही देख लो। ये फेशिया है, ठीक है, और ये पूरा स्किन और पेरेन्काइमा का एरिया है। तो इसने क्या कर रखा है? इसने बेसिकली एक तार की तरह, ठीक है ना, एंकर करके रखा है स्किन और ग्लैंड को, यानी कि ये पूरे मेमोरी ग्लैंड और पूरी स्किन को किस पे एंकर करके रखा है? इस काले वाले पेक्टोरलिस फेशिया में, ठीक है। अगर ये ना हो तो ये चिपके रहे। हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि लूज एरियोरल टिश्यूज भी होता है जिनको हम रेट्रो मेमोरी टिश्यूज बोलते हैं, तो वो भी होते हैं, ठीक है। वो इधर की साइड होता है, वो ऐसे होता है। लेकिन ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है, इन्होंने कहीं ना कहीं पूरी स्किन और ग्लैंड को और इस फेशिया को इस पे एंकर करके रखा है, ठीक है। कौन सा फेशिया? पेक्टोरलिस फेशिया। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, मेमोरी ग्लैंड की, यानी कि जो पूरी ब्रेस्ट है कैसे कैसे उसकी ब्लड सप्लाई है। सो देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्लड सप्लाई जो होती है वो बहुत ज्यादा वैस्कुलर होती है, यानी कि ब्रेस्ट में इट इज हाईली वेस्कुलराइज, यानी कि बहुत अच्छी खासी उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो होती है। अब कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो पूरे ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं, उसके लिए एक छोटी सी निमोनिक टेक्निक है, या यूं कह लो कि याद रखने का एक तरीका है। अब देखो ये फ्रंट ऑफ द चेस्ट है, ठीक है ना, कोई भी पर्सन का या अपना आपको इमेजिन करना है ये फ्रंट ऑफ द चेस्ट, ठीक है, या कोई भी मॉडल अपने सामने इमेजिन करो। अब आपको उसके फ्रंट पोर्शन में क्या क्या दिख रहा है? आपको पता है कि वो पेक्टोरल रीजन है, ठीक है, इतना पता है। अब वहां पे कहीं ना कहीं रिब्स भी होंगी जिनको हम नाम देते हैं कॉस्टल, ठीक है। अब हमें पता है कि इधर हमारी क्लैविकल भी रहती है, ठीक है, इधर हमारे एक्रोमियम भी रहता है। तो यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ रिलेटेड लग रहे हैं, तो इसी से रिलेशन में इसकी आर्टरीज के नाम हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि वन ऑफ द मेन आर्टरी जो हमारे इस तरीके से अपर लिम्ब में जाती है दैट इज द एक्सिलरी आर्टरी। सबको पता है एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है ना। इस तरीके से जब एक्सिलरी आर्टरी निकल रही होती है तो इधर टेरिस मेजर मसल होती है, टेरिस मेजर मसल के पीछे से क्रॉस करके उसके बाद वो ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। मैंने पिछली वीडियोस में ही बताया था। और इधर की साइड जो होती है वो ब्रेकियल आर्टरी होती है, बिकॉज इधर की साइड सारी बी नाम की मसल होती है ना। तो चलो इतना डीप में नहीं जाएंगे, कहने का मतलब है कि चीजों को रिलेट करना सीखो। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो लंबी सी इस तरीके से आ रही है इसका नाम है एक्सिलरी आर्टरी। क्या है? यानी कि ये जो इस तरीके से लंबी सी आ रही है इसका नाम है एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सिलरी आर्टरी ही 3 ब्रांचेस देती है।
आप देख सकते हो, दिस इज द 1, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड, और ये तीनों ब्रांचेस ही हैं जो क्या करती हैं, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेस्ट को। तो सबसे पहले एक्सिलरी में सबसे पहली जो हमारी आ जाएगी, जो ये वाली आ जाएगी, दिस विल बी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। क्या कैसे याद रखेंगे, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ये थोरेक्स वाला रीजन है ना, और ये सबसे आगे है, तो यानी कि ये सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये वाला आप देख सकते हो, अब इधर के आते आते थोड़ा एक्रोमियम की साइड ही आ गया, तो इससे इसका क्या नाम पड़ गया, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। तो यानी कि ये जो दूसरी वाली है इसका नाम है एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, ठीक है, ए मतलब आर्टरी। उसके बाद थर्ड वाला आप देख सकते हो, ये बिल्कुल मिड लाइन के बिल्कुल लेटरली आ गया, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं लैटरल थोरेसिक आर्टरी, यस। तो थर्ड वाले का नाम हमारा हो गया लैटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। हमें पता है इस तरीके से एक्सिलरी आर्टरी आ रही है, हमने 3 ब्रांचेस उसकी बना दी। जो सबसे पहले ब्रेस्ट को सप्लाई दे रही है उसको हमने बोल दिया सुपीरियर, और क्योंकि ये थोरेक्स वाला रीजन है तो हमने बोल दिया सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। उसके बाद सेकंड वाले में इधर एक्रोमियम की साइड से आ रही है तो हमने बोल दिया एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, और थर्ड वाले तक आते आते क्योंकि ये बॉडी के बड़ी लेटरल हो गई तो हमने बोल दिया लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो ये ऊपर का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ये इसका पूरा का पूरा कारनामा था। अब जो दूसरा पोर्शन हमें हाईलाइट करके देखना है, वो देखना है ये मिड लाइन वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन। तो हमें पता है कि यहाँ पे ये क्लैविकल है, यहीं पे सबक्लेवियन मसल होती है, तो यहीं सबक्लेवियन आर्टरी भी तो आ रही होती है, ऐसे रिलेट करना है। तो उसी सबक्लेवियन आर्टरी की एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई अंदर से आ रही है और थोरेक्स पे आ रही है, यानी कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और इधर हमारा सबक्लेवियन मसल होती है, यानी कि सबक्लेवियन मसल की ब्रांच जिसका नाम है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, वो हमारी हो गई दूसरी आर्टरी जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो सेकंड हमारी ये वाला हो गया, तो यानी कि ये 3 सप्लाई कर रही है, लेकिन हमने इसको एज अ ग्रुप पढ़ा, एंड फिर हमने सेकेंडली इसको एज अ ग्रुप पढ़ा। थर्ड हमारा क्या होता है कि अब हमें पता है यहाँ पे रिब्स भी तो हैं, यानी कि यहाँ कॉस्टल सर्फेसेस भी तो हैं, अब यहाँ पे इंटरकॉस्टल स्पेसेस भी तो हैं, तो हमने एक उसके नाम से भी रख दिया। रिब्स बुरा मान जाएगा ना कि तुम तो सारी थोरेक्स के नाम पे रख रहे हो, हमने ऊपर से आर्म के लिए भी ले लिया, हमने अंदर से भी ले लिया, ठीक है, सबक्लेवियन का, तो अब हम रिब्स का भी ले लेंगे, यानी कि इंटरकॉस्टल स्पेसेस का भी ले लेंगे। उसके नाम पे हमने एक आर्टरी जो कि इधर की साइड से सप्लाई करती है, ठीक है, बाहर की साइड से, इसको हमने नाम दे दिया पोस्टीरियर, यानी कि इसकी भी ब्रांचेस होती हैं, तो हम लिख सकते हैं ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। अब इस तरीके से हमारा ये जो हो गया ये पूरा आर्टरीज हो गया। अब आप डायग्राम से देख के समझ गए होंगे कि सारी की सारी आर्टरीज आगे की तरफ आकर के कन्वर्ज हो रही है, ये सारी की सारी आगे सप्लाई कर रही हैं, जिससे हमें ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है कि ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो आगे की तरफ ज्यादा वैस्कुलर रहता है, पीछे की तरफ उतना, यानी कि पोस्टीरियर साइड पे उतना वैस्कुलर नहीं रहता, उतनी अच्छी ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर साइड पे नहीं रहती, एंटीरियर साइड पे ही ज्यादा अच्छा वैस्कुलर रहता है। अब इसी तरीके से अगर हम वेन्स की बात करें, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स भी फॉलो करती हैं आर्टरीज को, यानी कि जैसे आर्टरीज है वेन्स भी उसी तरीके से फॉलो करेंगी। अब वेन्स भी क्या करती हैं, आगे की तरफ आकर के कन्वर्ज हो जाती हैं। सपोज अगर ये ब्रेस्ट है और ये निपल है, तो ये भी आगे की तरह कन्वर्ज होकर के आगे की साइड पे एक पूरा वीनस प्लेक्सस बना देती है, यानी कि पूरा एक एनास्टोमोसिस बना देती है। इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो आगे की साइड एक ये पूरा एरिया बना देती है वीनस ड्रेनेज का। लेकिन फिर यहां से कुछ वेन्स जो है वो सुपरफिशियल चल जाती हैं, कुछ वेन्स जो है वो जो डीप चल जाती है। कहने का मतलब है कि आर्टरीज तो आगे की तरफ ही कन्वर्ज हो रही है, इसलिए हमने बोला कि भाई एंटीरियर, ब्रेस्ट के एंटीरियर में जो ब्लड सप्लाई रहेगा वो ज्यादा रहेगा, पोस्टीरियर साइड पे नहीं रहेगा या कम रहेगा। लेकिन वेन्स का क्या है कि वो फॉलो तो कर रही हैं आर्टरीज को, आगे भी आ रही है, कन्वर्ज भी हो रही है, आगे आके एक वीनस एनास्टोमोसिस भी बना रही है, लेकिन उसके बाद वो कुछ सुपरफिशियली चल जा रही हैं, कुछ डीप चल जा रही हैं, तो यानी कि फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, ठीक है। तो अब जो सुपरफिशियल जा रही हैं वो तो ड्रेन हो जा रही हैं इंटरनल थोरेसिक वेन में,
जिस तरीके से ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है इसको वेन बना दो, तो यानी कि जो सुपरफिशियल वेन है वो किस में ड्रेन हो रही है, इंटरनल थोरेसिक वेन में, और जो हमारी डीप वेन है वो किस में ड्रेन हो रही है, वो बाहर की साइड पे ड्रेन हो रही है, यानी कि एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन में। तो आर्टरी की जगह वेन कर देना है क्योंकि यहाँ पे हम वेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई में फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर एंड द लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस, यानी कि लेटरल से आने वाली और एंटीरियर से आने वाली क्यूटेनियस ब्रांचेस जो है वो ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। और कौन सी नर्व है वो, 4th to 6th। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बच्चे केवल 4th और 6 लिख के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है 4 to 6, यानी कि 4th, 5th एंड 6th, यानी कि 4th, 5th एंड 6th जो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं उसकी भी एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस जो हैं वो ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं, यानी कि नर्व सप्लाई देती है। और इसमें भी जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं, नर्व्स का आपको पता होगा ना, नर्व जो होती है वो मोटर भी होती है, सेंसरी भी होती है, ऑटोनॉमिक भी होती है, ठीक है, हमने पढ़ा है काफी सारे न्यूरो लेक्चर में। तो इस नर्व्स का जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो तो स्किन को सप्लाई करते हैं, लेकिन जो नर्व्स के ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स और स्मूथ मसल्स को सप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट की, यानी कि सेंसरी फाइबर्स स्किन को सप्लाई करेंगे, पूरी स्किन को नहीं, ब्रेस्ट की स्किन को। और जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं वो ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई एंड स्मूथ मसल को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ऑल्सो इसमें एक और पॉइंट है कि नर्व सप्लाई का मिल्क सिक्रीशन से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि जो मिल्क सिक्रीट होता है मेमरी ग्लैंड से उसमें नर्व्स का कोई भी रोल नहीं होता, बल्कि उसमें एक हार्मोन का रोल होता है, जिस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। यानी कि प्रोलैक्टिन वो एक हार्मोन है जो कि मिल्क के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। अब दूसरा बात ये आता है कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये कौन सिक्रीट करता है, तो ये कौन सिक्रीट करता है, दिस इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन उसको सिक्रीट करता है, और यही प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क के सिक्रीशन को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। बुक में यहाँ पे नाम दिया है पार्स एंटीरियर ऑफ द हाइपोफाइसिस सेरिब्री, तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड ही बोलते हैं, ठीक है गाइज। सो या गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो।